वहीं देखिए, ज़ेलेंस्की ने मारिउपोल में अस्पताल में हमले को लेकर रूस को घेरा। उन्होंने रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का आह्वान भी किया। Що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. रूस का ऑपरेशन कीव और आगे बढ़ चला है। कीव में राजधानी के चारों ओर रूसी सेना का जमावड़ा दिखता है। जैसे ही कर्फ्यू होता है, आपको शहर में बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो कीव में ही हूं, लेकिन बस 1 मिनट पहले मैं कीव वापस पहुंची हूं। ब्रोवरी के इलाके में मैं गई थी आज। शशि, वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आज तक पर, लेकिन ये जो ब्रोवरी का इलाका है ना, ऐसे समझिए कि इरपिन हम इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, जहां पर जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ रही है। रोकने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ा है। अब ये पूर्वी हिस्सा है, कीव ओब्लास्ट के अंदर आता है, और ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने, और 5 टैंक बताए जा रहे हैं रूस के वहां पर ध्वस्त हो गए हैं। ठीक गोलाबारी की जगह पर जहां से शुरू हो रहा था वहां पर हमें रोका गया, क्योंकि उसके आगे गोले पड़ रहे थे उस समय, तो उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी। वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे। वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी, और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया कीव ओब्लास्ट, यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। तो यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। खार्किव से लेकर चरनिहिव तक युद्ध की त्रासदी अब डरा रही है। समूची दुनिया के हर एक देश को बता दिया है, जो दूसरे देशों के उकसाने पर जाकर कोई कदम तो उठा लेता है, लेकिन उसके आगे फिर कुछ कर नहीं पाता। कितने सारे लोग, लाखों लोग विस्थापित हो गए, यहां से राजधानी को छोड़कर गए। खार्किव, पूरा जो समूचा पूर्वी हिस्सा देख लीजिए यूक्रेन का, वो सारे के सारे पलायन करने पर मजबूर हुए। या तो पश्चिम की ओर यूक्रेन के रहे, या फिर अपने देश की सरहदें छोड़ने पर मजबूर हो गए, और आज भी गोलाबारी की जद में है। उनके घर नष्ट हो रहे हैं, कितने स्कूल यहां पर नष्ट हो रहे हैं, अस्पतालों पर प्रहार हो रहा है। तो वो सारी चीजें, रूस के ऊपर अगर एक उंगली उठती है तो चंद उंगलियां यूक्रेन के नेतृत्व पर भी उठ जाती हैं। बहरहाल मैं तो यही कहूंगी कि अगर वाकई ये इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध यहीं का यहीं रुक जाता है, तो भी इनके लिए यही कहा जाएगा कि आप देर आए दुरुस्त आए, कम से कम, क्योंकि जितना कम नुकसान आगे हो जाए वो जरूरी है। इस समय अगर कोई भी एक अपने अहम को छोड़कर कोई कदम उठाता है तो वो समूचे विश्व के लिए बेहतर है। ज़ेलेंस्की एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं पिछले 10 दिनों में। मैं कहूं 14वां दिन भले ही जंग का आज है, लेकिन शुरुआत के 4 दिन उनका वो नेतृत्व नहीं दिखा था। तो 10 दिन में दुनिया के सामने एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो खड़ा है, लड़ रहा है, जो छोड़कर नहीं गया। क्योंकि अभी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सबके दिमाग में ताजा था, जब वहां से नेतृत्व छोड़ गया था, भाग गया था, और उसके बाद तालिबान के हवाले एक तरीके से हो गया था। तो ज़ेलेंस्की भागे नहीं, तो ये चीज उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। इस समय ज़ेलेंस्की अगर ये चीज कह रहे हैं तो वो ये भी साथ में दिखाना चाहते हैं कि हम घुटनों के बल नहीं आ रहे, हम तो नेटो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो वो लुहांस्क वगैरह जो बाकी पूर्वी प्रोविंसेस हैं जिन्हें मान्यता दे दी रूस ने, उनके हिसाब से अगर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये भी समझना होगा हमें कि 2014 के बाद से, जब से वो पूरी समस्या वहां पर रही है, क्या वहां के नागरिक चैन से सो पाए हैं? उस समय तो यूक्रेन ने भी वहां पर किसी तरह की कोताही नहीं की थी, किसी भी तरीके
से जो यहाँ के सैन्य बल हैं उन्होंने उस इलाके को छोड़ा नहीं था। तो वो सारी चीजें तो हैं, वो सारा कर्म तो है जो रहेगा इस स्थिति में, और ज़ेलेंस्की को वो चीज याद भी रखनी पड़ेगी। तो आज अगर वो कह रहे हैं कि घुटनों पर नहीं जाता, तो वो उसका दो पर्याय हम निकाल सकते हैं। अव्वल तो ये कि वो लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते ऐसी चीज कही है, लेकिन दूसरी चीज कि वो राष्ट्रपति नहीं कहला रहा, यानी कि राष्ट्रपति रहना चाहते हैं यहाँ के। भले नेटो को लेकर हमारा कभी वैसा नहीं रहा, इस तरह की बात कह देते हैं और चलिए हम बात कर लेते हैं, हमारे ही तो लोग हैं। वैसी चीजें जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिस भी नजरिए से देखी जाए, मुझे लगता है यूक्रेन की जनता तो उसे कुछ राहत की ही नजरिए से, ज़ेलेंस्की कितना भी क्लाइम डाउन कर जाए, रूस को इसका कितना असर पड़ेगा वो बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने शुरुआत में जो बातें कही, पुतिन जैसा नेता इन चीजों को भूलता नहीं है अव्वल। दूसरी चीज एक भरोसे की बात हो जाती है, विश्वास की बात हो जाती है। यहां पर तो बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो इस समय ये देख रहे हैं कि अगर युद्ध खत्म होने की स्थिति में, चाहे यूक्रेन का एक अपर हैंड रहा है या फिर रूस इस युद्ध को जीता है और तख्ता पलट में कामयाब होता है, क्या वो चेहरा हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो ऐसे भी यहां पर नेतृत्व को लेकर चर्चा हो रही है। ज़ेलेंस्की भी इस बात को समझ रहे हैं कि आज उस आवेश में, उस आवेग में जरूर उनके साथ जो सामान्य जनमानस है, लेकिन उनके साथ है या फिर अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए वो लोग हथियार लेकर इस समय खड़े हैं। बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जैसे कि बिना लाइसेंस के हथियारों को बांट देना लोगों के बीच में। उनमें से कितने देश की रक्षा करने के लिए और कितने ऐसे होंगे जो उन हथियारों का कोई बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जब घरों को खाली करके ये लोग पलायन कर चुके हैं और उन हथियारों का किसी दूसरी तरह की लूटपाट और एक तरह से आप समझ लीजिए एनार्की एक देश में आ सकती है। तो उन चीजों का भी खौफ है लोगों के भीतर।